नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या यूपी की सियासत में मायावती की वापसी की कहानी वाकई शुरू हो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे ना सिर्फ बीएसपी के नेता बल्कि बीएसपी के कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं। अब 16 अक्टूबर को पार्टी की एक बैठक होनी है जिसे लेकर ज़बरदस्त चर्चा है, ज़बरदस्त हलचल है। करीब 225 सीट पर फोकस करते हुए उम्मीदवारों के चयन, जातीय समीकरण और सीटवार रणनीति पर मायावती ने काम शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती 20 साल बाद अपने 2007 वाले जादू के कितना दूर हैं और कितना पास हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या वो वाकई सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देने की हालत में हैं, या अगले 15-16 महीने जो चुनावों में बाकी हैं उनमें क्या वो सत्ता के दरवाजे पर, जो अभी बहुत दूर दिखता है उनसे, वहां तक पहुंचकर उस पर दस्तक देने और उसे खोलने की हालत में हैं? इन सब बातों की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजतक.in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद। सबसे पहला सवाल कबूल भाई, चूंकि आप मेरे ख्याल से उस रैली में थे, कांशीराम की पुण्यतिथि पर जो रैली हुई लखनऊ में, वो जो भीड़ हमें दिखी उसे लेकर तमाम लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि उस भीड़ का मतलब सिर्फ भीड़ था या वोट भी था? क्या वो लोग मायावती के श्रोता या दर्शक थे या वाकई वोटर थे? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो सवाल किया कि मायावती की रैली में जो भीड़ आई थी वो वोटर थी या फिर केवल मायावती को देखने आई थी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो रैलियां करने का इतिहास या भीड़ जुटाने का इतिहास है वो मायावती के नाम पे दर्ज है। मायावती जिस दिन जब चाहती हैं वो अगर वो चाहें तो इससे भी बड़ी भीड़ जुटा सकती हैं, क्योंकि उनका जो कैडर है, उनका जो समर्थक है, वो कहीं ना कहीं उनके प्रति बहुत समर्पित है, एक बड़ा तबका है। तो निर्भय जो लखनऊ में 9 अक्टूबर को भीड़ आई थी, वो निश्चित तौर पे वो भीड़ कोई पैसे से लाई गई भीड़ या जुटाई गई भीड़ नहीं थी। वो स्वाभाविक तौर पे बसपा के प्रति जिनका लगाव है, जो मायावती को अपने नेता के तौर पे देखना चाहते हैं, वो बसपा का मूल कैडर था, लौट के आया था। मैं आपको इसी के साथ एक कहानी बता रहा हूं कि जब मैं शाम को लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल रहा था और मैं लखनऊ के स्टेशन में बैठा था, तो उसी समय मैंने देखा कि एक बगल में मेरा शख्स बैठा था, और क्योंकि मैं लगातार पॉलिटिकल बात कर रहा था तो मुझसे वो मेरी तरफ वो बहुत देख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कब आए हैं, कहाँ से आए भैया, क्यों है? तो उसने बताया कि मैं गाजीपुर से आया हूँ। हमने कहा पार्टी से कब जुड़े हैं? तो उन्होंने कहा मैं 1989 से जुड़ा हूँ। तो हमने कहा आप कैसे आए हैं? तो बोले कि अब मेरी ट्रेन कब आएगी, कब नहीं जाएगी? तो हमने कहा कोई बस से नहीं आए आप क्या पार्टी के? बोले नहीं, मैं तो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हूँ और वो हूँ। तो हमने कहा कि क्या है, मायावती की जीतने की संभावनाएं क्या है, क्या वापसी की कोई उम्मीद दिख रही है? तो उसने कहा बसपा की पूरी उम्मीद है, जीत सकती है, लेकिन शर्त यही है कि क्या बहन जी आज की रैली के बाद इस जो कंटिन्यूस जो माहौल बना है इसको कितने दिन बरकरार रख पाती हैं, क्या वो इसको लगातार कंटिन्यूस इस कवायद को लगातार शुरू करती हैं? तो हमने कहा आपकी अपेक्षाएं क्या है मायावती से? उन्होंने कहा हमारी बातें आज थाने में नहीं सुनी जा रही, हमारी बातें तहसील में नहीं सुनी जा रही। अगर मायावती चहले, अगर एक्टिव हो जाए तो हमारी बातें सुनी जाए लगेंगी, और जब सुनी जाने लगेंगी तो निश्चित तौर पे पार्टी के अंदर एक जान आएगी और बसपा की वापसी हो सकती है। तो ये एक आम कार्यकर्ता था जो उससे उस रैली में आया था, और उस रैली में अपना रोटी, अपना नमक, अपना खाना लेके आया था। कोई उसको खाना नहीं मिला था, वो मैं देख रहा था उसके जिस तरह से वो उसकी वेशभूषा। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का जो कैडर है, जो अभी तक हताश निराश होके बैठ गया था, जिसके अंदर उम्मीद की किरण नहीं जाग रही थी, उसको एक नई उम्मीद की किरण इस रैली से दिखी है। लेकिन वो ये चाहता है कि क्या मायावती यहीं पे अपनी इस अभियान को रोक देंगी या इसको कंटिन्यूस बनाए रखेंगी? क्योंकि हमने 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद एक चीज हमने देखा था कि मायावती ने जिस तरह से सहारनपुर गई थी, उसके बाद एक माहौल वो हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो यही सवाल है कि मायावती अब जो रैली है उसके आगे क्या करेंगी, क्या इस रैली से आगे कितने कदम बढ़ेंगी? क्योंकि अभी बसपा के पास और चुनाव होने में अगर देखा जाए तो 16-17 महीने का समय है,
और ये समय बहुत होता है। और जो बसपा का कार्यकर्ता निराश है, उसके अंदर इस रैली से ऊर्जा आई है, लेकिन उसको आगे क्या टास्क दिया जाएगा, उसके पास क्या उम्मीद होगी, क्या बसपा के जो मतलब न जीत पाने की जो नाउमीदी उनके कार्यकर्ताओं में बैठ गई थी, चाहे वो 2014-24 का लोकसभा चुनाव हो जिसमें एक पार्टी एक सीट नहीं जीत पाती, 2022 में महज एक सीट मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो जो है स्थिति है उसको मायावती कैसे आगे बढ़ती है, तो ये बड़ी चीज है। मायावती के पास अब क्या स्ट्रेटजी होगी। जैसे मायावती ने अब 16 अक्टूबर को रैली तो की बैठक बुलाई है, लेकिन उस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या टास्क देंगी, क्या अपने जो सियासी वारिस माने जा रहे हैं मायावती के, आकाश आनंद, उनके लिए क्या टास्क होगा, या पार्टी के जो और तमाम लीडर हैं। क्योंकि देखिए बसपा में केवल अगर वोट जुटाने की कोई ताकत रखता है तो सिर्फ मायावती है। इसके अलावा जो पार्टी में नेता हैं, तमाम जो है कोऑर्डिनेटर हों, उनके अंदर उस तरह का जनाधार जोड़ने का आधार नहीं है। तो जो सारा कुछ दारोमदार टिका हुआ है वो मायावती पे है। तो मायावती की ही चाल पे सब कुछ निर्भर करता है कि मायावती आगे किस तरह से कवायद करेंगी। एक 16 बड़ी चर्चा है, कहा जा रहा है कि तमाम सोशल इंजीनियरिंग, दलित आबादी वाली सीटें, पिछली जीत के आंकड़े, ये सब निकालकर मायावती के सामने पेश कर दिए गए हैं और 225 सीटों पर फोकस किया जा रहा है। विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके हवाले से एक नारा भी आया है कि 2027 की बारी है, 226 सीट हमारी है। तो क्या इस तरह से कोई फोकस्ड मुहिम, ये भी कहा जा रहा है कि मायावती खुद मंडल मंडल जाएंगी, क्या ये सब जो बिखरी बिखरी खबरें हैं, आपके पास इनके मुतल्लिक क्या जानकारी है? देखिए निश्चित तौर पे बसपा में कशमकश है और मायावती ने भी अपनी रैली से खुला संदेश दिया है कि 2027 के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं वो हर संभव उसका प्रयास करेंगी। दूसरी तरफ मायावती ने पहली बार अपनी रैली में अपने नेताओं के नाम लिए हैं, जो पार्टी के नेता है। अपने महापुरुषों के नाम या काशीराम के नाम, अंबेडकर के नाम उनके जबान पे आते थे, लेकिन अपने नेता, पार्टी के नेता हैं उनके नाम नहीं आते थे। इस बार उन्होंने तमाम नेताओं के नाम लिए हैं, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो या उमाशंकर सिंह हो या फिर विश्वनाथ पाल हो, इनके नाम लिए हैं। दूसरी तरफ जो है मंच पे जिस तरह से उन्होंने अपने सिवा तमाम पार्टी के नेताओं को जगह दी है, उसके पीछे भी एक मैसेजिंग है। तो मायावती ने एक कोशिश, एक मैसेजिंग अपने रैली के जरिए दी है। एक जरूर कवायद की है, मायावती ये बताना चाहती हैं कि अब मायावती वो पहले वाली नहीं है। अब मुझे लगता है कि जो मौजूदा राजनीति है उसको देखते हुए भी मायावती ने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। इसीलिए जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है उन्होंने अपने मंच पे सजाने की कोशिश की। 3 मुस्लिम नेताओं को मंच पे जगह दी, सतीश चंद्र मिश्रा को जगह दी, सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे को जगह दी, विश्वनाथ पाल को पहली कतार में जगह दी। तो मायावती की स्ट्रेटजी जो मंच की रैली थी उससे एक संदेश गया है। दूसरी चीज आपने बात किया कि 16 अक्टूबर की, निश्चित तौर पर मायावती लगातार पिछले 3 महीने से लखनऊ में डेरा जमाए हैं, लेकिन अभी तक मायावती लखनऊ के ही पार्टी कार्यालय में बैठ के अभी तक मंथन और बैठकें रणनीति बनाती थी, लेकिन इससे बहुत कुछ संदेश नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो लखनऊ में रैली हुई है, अगर ऐसी रैलियां वो मंडल वाइज करेंगी तो वो बहुत, मुझे लगता है अभी से बज़्म क्रिएट हो जाएगा। जो बसपा अभी तक रेस से बाहर नजर आ रही थी और उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 ध्रुवी हो चुकी थी, बीजेपी बनाम सपा के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी, उसको त्रिकोणी बनाने की कवायद में है। अगर मायावती उसे त्रिकोणी बनाती हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, और त्रिकोणी बनाने के लिए मायावती को खुद जमीन पर उतरना होगा। क्योंकि मैं लगातार ये बात मानता रहा हूं कि मायावती वो लीडर हैं जिस दिन चाहेंगे उस दिन बसपा को दोबारा से जिंदा कर सकती हैं, लेकिन शर्त यही है कि मायावती खुद चाहें। क्या अब मायावती, सवाल यही है कि मायावती खुद चाहती हैं कि बसपा दोबारा रिवाइज हो? मुझे लगता है कि दो लोग विधानसभा चुनाव हारने के बाद, तीन विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती को लग रहा है कि, क्योंकि अब बस ये चुनाव जो है बसपा के सियासी वजूद बचाने का चुनाव है नीरज भाई, तो मुझे लगता है कि वजूद बचाने का है, आकाश आनंद के सियासी भविष्य को संवारने का है, अपनी राजनीति को नई पीढ़ी तरफ ले जाने का है, क्योंकि मायावती भी उम्र के इस पड़ाव पे हैं। अगर यहाँ पे, और उनके सामने चुनौतियां कई हैं और है, उनका अपना कैडर वोट, तमाम जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं, उनका जो अपना कोर वोट बैंक था उसमें भी एक बड़ी सेंध लगी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी राजनीतिक दल उनके वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद कर रहे हैं, चाहे वो संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, दलित उत्पीड़न के नाम पे, इस तरह से कवायद कर रहे हैं। लेकिन अब मायावती क्या, क्योंकि मायावती ने पहली रैली में अपना सॉफ्ट टारगेट जो उनके था वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस थी,
लेकिन वहीं पे जो दलित समुदाय है या पिछड़े बहुजन समाज है, उनके अंदर एक बात की बेचैनी जरूर रही है कि जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं हाल में, चाहे वो रायबरेली की घटना हो या हरियाणा में आईपीएस की आत्महत्या का मामला हो, उसका जिक्र न करना जो है कहीं ना कहीं, या फिर चीफ जस्टिस, जो एक दलित चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर जूता उछालने का, इस बात का जिक्र न करना कहीं ना कहीं दलितों के अंदर एक वो रहा कि मायावती ने ये बात क्यों नहीं की। मायावती ने उसको, अब लोगों के मन में है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही टारगेट क्यों किया। तो मुझे लगता है इसके पीछे दो तर्क हैं कि पहली बात, वो समाजवादी और कांग्रेस को टारगेट करने के पीछे उनको लगता है कि 2024 में जो उनका वोट बैंक बीजेपी के बजाय वो सपा और कांग्रेस में गया है, उसको आसानी से वापस ला सकती हैं, क्योंकि वो वोट परमानेंट सपा का नहीं है, परमानेंट कांग्रेस का नहीं है, दोनों सत्ता में भी नहीं है, तो उसको बहुत आसानी से उसे वापस ला सकती है। इसीलिए उन्होंने, मायावती ने ये बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी जो है वो कैसे दलित विरोधी है और कांग्रेस भी कैसे दलित विरोधी कटघरे में खड़ी रही। तो मुझे लगता है एक कवायद मायावती ने ये किया है। दूसरी तरफ यह है कि उस इन तमाम मुद्दों पर साइलेंट रहना, ये बड़ी बेचैनी का सवाल है कि मायावती दलित मामलों में बहुत आक्रामक रहती हैं, लेकिन इस मामले में भी वो चुप रही हैं। तो आगे निश्चित तौर पे अगर इन चीजों पे बढ़ती हैं और एक उम्मीद की, जो खास तौर से दलित का नब्ज है उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जो मौजूदा दलित वोटर है उसकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, उसकी भी राजनीतिक चेतनाएं अब पहले जैसी नहीं रह गई। जो काशीराम ने पेड़ लगाया था उसका फल मायावती 4 बार काट चुकी है नीरज भाई। अब नए पेड़ लगाने की उम्मीद है, और नया पेड़ अगर, क्योंकि दलितों की जो अपेक्षाएं थी, राजनीतिक चेतनाएं की थी, सामाजिक भागीदारी की थी, वो आगे बढ़ चुकी है। दलित उत्पीड़न के मामले भी काफी कंट्रोल हुए, काफी अभी भी बाकी है, लेकिन बहुत सारी जो काशीराम के समय की राजनीति उससे बदल के अब आगे की राजनीति को कवायद करने की है। ने जी जी, आप स्क्रीन पर हैं कबूल भाई। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। नहीं, आपने जो ये बात कही कि उन्हें लगता है कि जो दलित वोट इंडिया गठबंधन को चला गया था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गठबंधन को चला गया था, वो परमानेंट नहीं है, वापिस आ सकता है, ये एक विमर्श है। लेकिन इसके समानांतर एक विमर्श ये भी तो है कि वो जब स्टेज पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लगातार समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को निशाने पर लेती हैं, तो इससे ये बात बार बार अंडरलाइन होती है कि बीजेपी के साथ कोई पर्दे के पीछे डील है क्या, बीजेपी की बी टीम है क्या, बीजेपी ने मैनेज किया हुआ है क्या। जब ये बात अंडरलाइन होती है तो एक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा, दलितों का, ओबीसी का एक वो बड़ा हिस्सा जो बीजेपी से खार खाए हुए है, वो भी तो मायावती की तरफ फिर एक सस्पेंस की निगाहों से, शक भरी निगाहों से देखता है। निश्चित तौर पे नीरज भाई, देखिए आज की राजनीति दो ध्रुवीय बटी है। एक बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है, एक और दूसरा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहता है। ऐसे में आप कहां खड़े होते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन मायावती ने जो अपनी रैलियों में जिस तरह से उस दिन रैली में बोली है, वो प्रशासन की तारीफ, जिस पॉइंट को उन्होंने आखिरी में जिक्र करना चाहिए, या जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस रैली के लिए योगी सरकार की, उसकी जो तारीफ करनी थी वो आखिरी चरण में होती। मायावती ने उसको पहले चरण में करके समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल को या दूसरे दलों को ये कहने का मौका जरूर दे दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन उसके बरकस आप देखें नीरज भाई कि उस सपा के उस नैरेटिव के बाद बीएसपी की तरफ से क्या हुआ है। बीएसपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के घर में बैठी हुई तस्वीरें शेयर करना, मुलायम सिंह यादव का संसद में नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कहना, इसके अलावा तमाम वो कवायद करने की कोशिश की जिससे ये साबित किया जा सके कि भाजपा की बी टीम जो है वो बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कवायद की गई कि ताकि जो खास तौर पे आपने जिस वोट बैंक पे बात किया कि वो मुस्लिम वोट बैंक है, निश्चित तौर पे मुसलमानों का जो एक बड़ा वो है मायावती को लेके कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की को खुलकर उस तरह से विरोध नहीं करती हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस करती है। तो मुझे लगता है कि ये बात जरूर है कि मायावती को ये सोचना होगा कि हमें अपनी लड़ाई किससे लड़नी है। लेकिन मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को टारगेट करके वो मुस्लिमों को मैसेज नहीं देना चाहती हैं। लेकिन मुझे लगता है वो अपने जो वोटर जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चला गया है उसको लाने की कवायद कर रही है मायावती। लेकिन उससे लाने से मायावती उत्तर प्रदेश की जंग में एक, देखिए अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई 15 से 20% वोट की नहीं है नीरज भाई, अब लड़ाई 35% से ऊपर की चली गई है।
और आज क्या मायावती 35% वोट लाने की स्थिति में दिख रही है? मुझे लगता है वो स्थिति अभी नहीं बन रही है नीरज भाई। मायावती चाहती है कि पहले हमारा दलित वोट बैंक हमारी तरफ वापस आ जाए, ताकि हम दूसरे वोट बैंक को ये, अगर हमारा कोर वोट बैंक मेरे साथ रहेगा तो जो दूसरा वोट बैंक है, चाहे वो मुस्लिम है, तो जहां पे मुस्लिम वोट को हम टिकट देंगे, जहां पे वो बीजेपी के खिलाफ हमारा कैंडिडेट जीतता हुआ होगा, तो हमारा वोट मुस्लिम वोट बन के जीत जाएगा। मुसलमानों को वो अपने पर मतलब उसमें उनकी जो प्योरिटी है उसमें वो नहीं रख रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि उस मंच पे उन्होंने 3 नेताओं को जगह दिया, मुनकाद अली, नौशाद और शमसुद्दीन राइन को, लेकिन किसी भी मुस्लिम लीडर के की का जिक्र तक मायावती ने नहीं किया। मुसलमानों के मुद्दे पे, आई लव मोहम्मद वाले इशू पे उन्होंने बात की, लेकिन मुस्लिम इशू पे मुसलमानों के किसी न नेता का नाम लिया, न खुल कर मुसलमानों पे कोई बात कही। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए अभी उनकी राजनीति थोड़ी सी अलग है। अभी वो पहला उनका जो प्राइम फोकस है, वो जो दलित वोट बैंक चला गया है समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ, उसको वापस लाना चाहती हैं, और इसीलिए सपा और कांग्रेस को लगातार वो टारगेट कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो दोनों दल हैं ये आपके साथ उतने हितैषी नहीं है। उनको लगता है कि बीजेपी के साथ जो वोट हमारा गया है उसको हम जब चाहेंगे वापस ले आएंगे, लेकिन अगर हमारा वोट कहीं परमानेंट कांग्रेस के साथ चला गया, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति दलित आधारित रही है, तो उसको लाना वो मुझे लगता है वापस चुनौती होगा। इसीलिए मायावती ये समझ रही है कि हम कहीं ना कहीं, क्योंकि बसपा की राजनीति कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी भी इस वक्त बहुजन की राजनीति कर रही है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों की राजनीति करती रही और उसमें दलित केमिस्ट्री बन गई, तो कहीं ना कहीं वो बहुजन की पॉलिटिक्स जो काशीराम की हुआ करती थी, उसको जो है वो सपा और कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, तब उनका रिवाइवल बसपा का मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मायावती बार बार उनके निशाने पे बीजेपी से ज्यादा सपा और कांग्रेस रह रही है। तो उन नहीं है कि उनको बीजेपी की बी टीम करार दी जाए या कुछ भी करार दी जाए, उनका मेन फोकस है कि हमारा जो वोट, हमारा जनाधार है, उसको हम दोबारा से लाया जा सके। चलिए ठीक है, लेकिन क्या कुछ इस तरह की बात भी है कि आने वाले दिनों में बसपा को कुछ नेता ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ बड़े नाम ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कोई अनपेक्षित गठबंधन भी मायावती के खेमे में हमें नज़र आ सकता है? कोई छोटे नेताओं के साथ, छोटे नहीं कहूँगा, मतलब जो रीजनल नेता हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, पॉकेट्स में ऑपरेट करती हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है आने वाले दिनों को लेकर? देखिए नीरज भाई, जो मेरी खबर है कि वो उत्तर प्रदेश में मायावती फिलहाल किसी भी अलायंस के पक्ष में जाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हाँ, मायावती की स्ट्रेटजी ये बात की जरूर है कि हम उन तमाम नेताओं को पार्टी में लाएं, खास तौर से जो बीएसपी छोड़कर चले गए हैं, जो पहले से बसपा के मूल नेता रहे हैं और वो चले गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो या कांग्रेस में, उन्हें बहुत कुछ मिला नहीं है, तो अगर हम उन्हें वापस लाते हैं, खास तौर से उनकी नजर जो है वो ओबीसी नेताओं पे है कि अगर वो ओबीसी नेता वापस आते हैं तो इससे एक बद क्रिएट होगा। मायावती की ये स्ट्रेटजी एक जरूर है। दूसरी स्ट्रेटजी जो है अभी बीएसपी की है कि वो हम अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम लोग हैं, वो जा रहे हैं, इस रैली के जरिए एक माहौल बनाने की कवायद की गई है 9 अक्टूबर के जरिए है ताकि 2027 का जो माहौल है वो क्रिएट हो। मुझे लगता है कि जो मायावती की 16 अक्टूबर को रैली है, बैठक है, उस बैठक में, हाँ बैठक है, उस बैठक से बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी। क्योंकि बसपा का अब अगर कोई दूसरा जो बसपा के सियासी भविष्य किसी में देखा जा रहा है तो वो आकाश आनंद है। क्या आकाश आनंद बिहार चुनाव तक बिहार में कुछ रहते हैं, या बिहार चुनाव के प्रदर्शन पर भी बसपा रहेगा कि बसपा किस तरह से बिहार चुनाव लड़ती है, उसमें किस तरह से उसका प्रदर्शन सही रहता है? क्योंकि बहुत अरसे के 2 चुनाव के बाद बीएसपी पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने में सफल रही थी, तो क्या बसपा इस बार भी वो अपनी सीटें जीतेगी? अगर बसपा का परफॉर्मेंस 1-2 सीटें बिहार में जीतने का रहता है तो मुझे लगता है कि उसका श्रेय आकाश आनंद को देते हुए मायावती आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय कर सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से मायावती ने उनको मंच से भाषण दिलाया और उसके जिस तरह से जब आकाश आनंद मंच पे भाषण देने आए और जब वो अपने भाषण दे रहे थे, जो कार्यकर्ताओं में, खासतौर से बसपा के युवा नेताओं में जोश दिखा है, वो मुझे लगता है उस बात को मायावती ने, उस बज्म को क्रिएट किया है। इसीलिए मायावती ने एक बात कही कि जैसे काशीराम ने हमें बढ़ाया और उसी तरह से आपको आकाश आनंद को जो उनको बढ़ाना है, उसी तरह से विश्वास आकाश आनंद पे जताना है। मायावती ने भले ही सार्वजनिक तौर पे आकाश आनंद को अपना सियासी वारिस न घोषित किया हो, लेकिन इशारों में इस बात का संकेत दे दिया है कि उनके बाद अगर बसपा का कोई भी चेहरा हो सकता है या कोई भविष्य हो सकता है तो आकाश आनंद के।
आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से सक्रिय होते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट रहेगा। तो क्या आकाश आनंद अगर उत्तर प्रदेश में उतरते हैं तो कोई पदयात्रा का उनका प्लान बनता है, या आकाश आनंद भी मायावती के स्टाइल में अलग अलग मंडलों में करते हैं? क्योंकि बसपा की राजनीति बहुत बदली है नीरज भाई। बसपा पहले जिस तरह से कैडर कायम करती थी, मायावती भी साइकिल से नजर आती थी, काशीराम भी बैठ के करते थे, वो थोड़ा सा बदला है। और बीएसपी अब राजनीति में उस तरह की राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन उनके नेता कैडर जा रहे हैं, लेकिन उससे बसपा के नेताओं में जीत की भावना नहीं पैदा हो रही है। जीत का आधार तभी बनेगा नीरज भाई जब दलित के साथ दूसरे वोट बैंक जुड़ेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, अति पिछड़े वर्ग के हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीएसपी की श्रेणी में अति पिछड़ा वोट जोड़ने की कवायद मुझे फिलहाल दिख रही है। लेकिन अति पिछड़े के नेताओं को स्पेस, विश्वनाथ पाल को अगर हटा दें तो विश्वनाथ पाल भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या वो पाल समुदाय के वोटों को कितना जोड़ पाए हैं, मुझे पाल ये नहीं दिख रहा है। पाल समुदाय का जो विश्वास है वो भाजपा में है या समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहा है। कुर्मी नेता कोई बड़ा पार्टी में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा तमाम जो यादव वोट समाजवादी पार्टी मानती रही है, लेकिन बसपा का भी यादव वोट पे बड़ा एसेट रहा है, कोई राजभर का नहीं दिख रहा है। तो अति पिछड़े नेताओं में भी इनको एक अलग सोच इंजीन बनानी होगी। और आकाश आनंद की रोल बहुत अहम हो सकता है। आकाश आनंद किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हैं, ये बड़ी चीज है। अगर उनकी सक्रियता दिखती है, मुझे लगता है नीरज भाई, और खासतौर से क्योंकि एक साल है, बसपा बहुत डाउनफॉल पे है, उसको उभारने के लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत है। और अगर आकाश आनंद को मायावती उस तरह सक्रिय करती हैं, आकाश आनंद अलग अलग इलाकों में बैठकें या रैलियां करते हैं, तो उससे बसपा का रिवाज हो सकता है। लेकिन जो दो ध्रुवीय राजनीति है उसमें मायावती का सबसे बड़ी बात है कि अलायंस पार्टनर ने, आपने एक बात कही कि अलायंस क्या होगा, तो मुझे लगता है कि जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, ये बात जरूर है कि जिस तरह से दो पैटर्न राजनीति है, तो मायावती अलायंस की राजनीति में कही होती है, क्योंकि सपा कांग्रेस का अलायंस बहुत मजबूती से है। लेकिन जिस तरह से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी के साथ कांग्रेस ने पेच फंसा रखे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दांव जो लोकसभा चुनाव में, क्योंकि नीरज भाई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अपनी मजबूरी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो रीजनल पार्टियां उनकी मजबूरी है। अगर कांग्रेस भी उत्तर बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला फंसा देती है और वो जनाधार वाली मजबूत सीटें मांगती है, और सपा क्या उस पर राजी होगी? अगर नहीं राजी होगी तो मुझे लगता है तब कांग्रेस और बीएसपी, अगर कांग्रेस बीएसपी का अलायंस हो जाए देखिए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बसपा का रिवाइवल कहीं और नहीं है, तो मुझे लगता है यही एक रिवाइवल है जहां पे उनको लगेगा, क्योंकि कांग्रेस के अलायंस के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक, इधर दलित, ये एक बड़ा पैक्ट हो जाएगा। और फिर ब्राह्मण जो केमिस्ट्री मायावती बना रही है कांग्रेस के साथ, वो बनना बहुत आसान हो जाएगा, सपा के साथ वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये केमिस्ट्री, कांग्रेस का भी परंपरागत वोट जो है वो ब्राह्मण रहा है, लेकिन मायावती को एक बात का डर नीरज भाई हमेशा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम बस कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं, आज मुसलमान जिस तरह कांग्रेस पे खड़ा है, वैसे में कहीं अगर दलित चला गया तो उनके हाथ से पूरी राजनीति निकल जाएगी। इस बात को लेकर मायावती के अंदर बहुत डर है। और बीएसपी नेताओं के अंदर, हमने जब जिस भी बीएसपी नेता से बात किया है, उसने मुझे हमेशा यही बताया है कि बसपा के साथ, बसपा कांग्रेस के साथ अलायंस इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसको अपना जो दलित वोट है उसका जाने का डर दिख रहा है। लेकिन नीरज भाई, बसपा अगर अलायंस नहीं करेगी तब भी उसका राजनीति से नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है आज मायावती के सामने अपने वोट खिसकने से ज्यादा अपने सियासी वजूद को बचाए रखने का है। तो मुझे लगता है ये बहुत अहम है। एक बात और, आकाश आनंद की चूंकि बात हुई बहुत, और आकाश आनंद को मंच पर भी जिस तरह की तवज्जो मायावती ने दी, तो अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब अगर हम हिंदी भाषी प्रदेश जहां पर रीजनल पार्टीज मुखर हैं, यानी यूपी और बिहार की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार और बीएसपी, इन दोनों पार्टियों को छोड़ दें तो बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो अपनी अगली पीढ़ी पे जा चुकी हैं। लालू यादव की पार्टी तेजस्वी पे जा चुकी है, मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश पे जा चुकी है, रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पर जा चुकी है, यहाँ तक कि कांग्रेस भी जो है वो राहुल गांधी पर आ चुकी है, और यूपी के अंदर बीजेपी जैसी पार्टी भी राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, इन सब से होती हुई अब योगी आदित्यनाथ पे आ चुकी है। लेकिन बीएसपी अब जाकर वो अपनी अगली पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर होती हुई दिख रही है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव का बढ़ा हुआ कद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का कामयाब प्रदर्शन, चंद्रशेखर जैसे नेताओं का उभार, इन सब के बीच में आकाश आनंद के लिए आसान होगा क्या मनमाफिक नतीजे देना? निश्चित तौर पे नीरज भाई, आपने जैसा कहा कि जो है वो बिहार की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति, उसमें जो जनरेशन चेंज पॉलिटिक्स आई है, तो जनरेशन चेंज पॉलिटिक्स में बसपा कहाँ खड़ी है?
तो मुझे लगता है बीएसपी में भी जनरेशन चेंज पॉलिटिक्स, अब जैसे आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि जो चीज को समाजवादी पार्टी ने 2012 में चेंज कर लिया था, मायावती आज भी उसको लेके कशमकश की स्थिति में थोड़ा सा मुझे दिखती है। आज भी उनके पार्टी के तमाम जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो, उनकी उम्र जो है 50 के पार है, लेकिन हाल में कुछ नेता यूथ उनके साथ आए हैं। दूसरी तरफ मायावती ने आकाश आनंद को 2019 के चुनाव से तराशते तराशते इस कैटेगरी पे ले आई हैं कि उसको आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन हेलो, हाँ जी। हाँ, हाँ, तो उसको बढ़ा सकती हैं, लेकिन आगे ये है कि निश्चित तौर पे जो आपने कहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके सामने जो चुनौती है, मुझे लगता है चंद्रशेखर उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर को जिस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया था, उनकी जो जीत है वो दलित वोटों पे नहीं थी, वो बल्कि मुस्लिम वोटों पर आधारित थी, और मुस्लिम वोट जो है उनसे कहीं ना कहीं छिटकता हुआ मुझे दिख रहा है। एक चीज तो ये उसको निराश हुआ है। मायावती के सामने आकाश आनंद उनके सियासी वारिस माने जा रहे हैं, और बसपा का नया भविष्य उन्हीं के अंदर देखा जा रहा है। तो आकाश आनंद के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो चुनौती अखिलेश यादव की राजनीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस की यूथ पॉलिटिक्स की तरफ लौटना, और जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जनरेशन चेंज योगी आदित्यनाथ के शिफ्ट हो गई, जिनकी उम्र भी 50 साल के आसपास में है। तो मुझे लगता है नीरज भाई, निश्चित तौर पे आकाश आनंद के लिए इसमें सबसे कम उम्र के आकाश आनंद है। जितने नेताओं का आपने जिक्र किया, उसमें सबसे कम उम्र के आकाश आनंद है। आकाश आनंद के पास अभी राजनीतिक पारी खेलने का लंबा समय है, लेकिन बसपा के सामने सियासी वजूद बचाने का जो है वो बहुत ज्यादा समय नहीं है। उसके लिए 2027 का चुनाव बहुत अहम है, और उस 2027 के चुनाव में होने में भी बहुत समय अब नहीं रह गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कितनी जल्दी चुनाव की तपिश महसूस होने लगती है यूपी की, मुझे लगता है ये बिहार चुनाव के बाद आपको महसूस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद के पास समय नहीं है, और आकाश आनंद अगर बिहार चुनाव के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है फिर बसपा के लिए 2027 का जो राजनीतिक पिच है, उस पिच में बस खड़े हो पाना बहुत मुश्किल होगा नीरज भाई, क्योंकि अब 6 महीने और 4 महीने में बसपा का रिवाइव नहीं हो सकता। बसपा का रिवाइवल अगर कहीं हो सकता है तो वो अब 1.5 साल पहले समय होता है, और उसमें भी आकाश आनंद को 1.5 साल तक अगर मायावती सक्रिय करती हैं तो बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, जमीन पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए मजबूत कैंडिडेट। क्योंकि बसपा के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि एक मजबूत कैंडिडेट तलाशना, कि जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत पार्टी के सामने लड़ सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति क्योंकि दो ध्रुवीय हो गई, उसको त्रिकोणी बनाने के लिए सबसे अहम चीज होता है कैंडिडेट का सिलेक्शन और तमाम चीजें। तो आप उसके 3-4 जो पॉइंट हैं नीरज भाई, कि आपको बसपा को जमीन पे लड़ते हुए दिखना होगा, एक चीज, कैडर को उसका जो संगठन है वो जमीन पे सक्रिय होता दिखे, तीसरी चीज है बसपा के एक मजबूत कैंडिडेट का सिलेक्शन, और चौथा जो है उसके नेतृत्व, लीडरशिप का नेतृत्व। ये 4 चीजें अगर बसपा कर ले जाती है, ये मायावती और आकाश आनंद जो है आक्रामक दिखते हैं, या उनको बसपा के जो कैडर है उसको लगता है कि उनका नेतृत्व कर रहे हैं और चुनाव मोड में दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के सामने के लिए आसान हो सकती है। अगर इन 4 चीजों पे बसपा खरी नहीं उतरती है तो मुझे लगता है आने वाला रास्ता जो है, समय है, बसपा के लिए काफी मुश्किल होगा। सवाल और है कि क्या 9 अक्टूबर की मायावती की रैली और मायावती की तैयारियों की खबरों के मद्देनजर क्या अखिलेश यादव बेचैन नजर आ रहे हैं आपको, जो पिछले कुछ दिनों तक इस लेवल पर कंफर्टेबल थे कि भैया विपक्ष तो मैं हूं और सिर्फ मैं हूं? नीरज भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 अक्टूबर के बाद से जो समाजवादी पार्टी का जिस तरह का रिएक्शन रहा, मैं कह रहा हूं कि अक्टूबर की रैली जिस दिन मायावती ने घोषणा की है, मैंने जो खबर की उसके बाद जिस तरह से हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, उससे मुझे लगा कि कैसे मायावती की रैली को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर चिंता है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की क्या इस रैली को भाजपा के लोग जो प्रायोजित कर रहे हैं या फिर जो है इस तरह की बातें जो हो रही थी वो समाजवादी पार्टी की चिंता को जाहिर कर रहे थे। और रैली के बाद जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने या अखिलेश यादव को खुद ट्वीट देखिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी बीएसपी का जो अलायंस है, बीएसपी और बीजेपी एक साथ है, उनका गठबंधन है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बसपा जो रैली की है वो बीजेपी की रैली थी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो रैली थी वो बीएसपी की रैली नहीं थी बल्कि बीजेपी की रैली थी। वो इस बात का साफ जाहिर कर रहा है कि वो मायावती कहीं ना कहीं बेचैन है। लेकिन नीरज भाई, वो बेचैनी की वजह क्या है? सपा इसलिए बेचैन हो गई है कि जो उत्तर प्रदेश में वो ये मान के चल रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में
बीजेपी के सामने अगर समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है, मतदाताओं को जो खास तौर से एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसके सामने बीजेपी एक विकल्प, समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है, उसमें मायावती ट्रेंगल फाइट बना रही है। जो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में त्रिकोणी कवायद कर रही है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो दिख रहा है समाजवादी पार्टी की बेचैनी है। दूसरी बात यह कि मायावती जितना सक्रिय होंगी, उसमें जो सपा के साथ दलित वोट गया है, जो पीडीए अखिलेश यादव का फार्मूला है, कहीं ना कहीं मायावती की चोट भी वही है। तो जो चोट लग रही है वो समाजवादी पार्टी को पहली चोट लग रही है। जो उसके साथ दलित गया है वो वापस आने की उसकी संभावना दिख रही है। उनको लग रहा है, डर लग रहा है कहीं हमारे साथ जो दलित वोट 2024 में आया है वो छिटक के मायावती के साथ चला गया। एक दूसरा है जो पिछड़ी जातियों का, खासतौर से कुर्मी, राजभर, ये तमाम जातियां आई हैं, वो कहीं नहीं छिटक जाएंगी। तीसरा ये तो मुसलमानों का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि बसपा अगर मजबूत होती है तो उसमें मुस्लिम वोट जो उनके साथ इस वक्त 90% के आसपास है, वो कहीं ना कहीं घट के फिर वही 60-50 के आसपास चला गया, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सारा जो गणित है, समाजवादी पार्टी की जो सत्ता में आने की जो संभावनाएं हैं उसको कहीं धूमिल न कर दे। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा बेचैन है। लेकिन मुझे लगता है नीरज भाई, ये बेचैनी जितनी सपा को है उससे ज्यादा मायावती की अगर सक्रियता होती है वो बीजेपी के लिए ही चिंता का सबब भी बन सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जब त्रिकोणी फाइट हुई है तब बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो गई है। बीजेपी के लिए राह तभी आसान होती है जब उसकी लड़ाई 2 एंगल की सीट होती है, 2 ध्रुवी होती है, आमने सामने की लड़ाई, और वो भी समाजवादी पार्टी जब उसकी लड़ाई होती है तो उसकी जीत की राह बहुत आसान हो जाती है। और वहीं अगर लड़ाई बसपा से होती है तो मुझे लगता है उस फाइट में उनकी दिखती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जरूर चिंतित हैं, लेकिन मायावती की राजनीति में दोबारा रिवाइवल वो भारतीय जनता पार्टी को भी परेशानी में डाल सकता है नीरज भाई। इसमें मैं कोई नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण आउट है वो समाजवादी पार्टी के साथ वो जाना उसको उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ठाकुर वाला नैरेटिव उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होता है, उसमें ब्राह्मण छिड़कता है, तो उसकी पहली पसंद जो है कहीं ना कहीं बसपा बन सकती है। क्योंकि 2007 के चुनाव में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण वोट बहुत आसानी से मायावती के साथ चला गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण वोट का जाना उतना आसान नहीं रहता। एक इसी तरह से जो गैर यादव ओबीसी वोट है उसके लिए भी इसी तरह की चीजें हैं। वो यादवों के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान जो है बीएसपी के साथ होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अति पिछड़ा वोट है उसकी जो सबसे पहली नज्म या उसकी राजनीतिक नब्ज को पकड़ा था वो काशीराम ने पकड़ा था। उनको राजनीतिक चेतना जगाई, उनको जोड़ा। तो मुझे लगता है वो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, तो बसपा का रिवाइवल सपा को जरूर अभी चिंता में डाल रहा है, लेकिन वो बीजेपी के लिए भी चिंता का सबब बनेगा। तो ये मायावती के सक्रिय होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त हलचल है और आने वाले दिनों में ये हलचल और तेज होती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि कबूल अहमद ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि चिंता का सबब ये न सिर्फ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए है, बल्कि मायावती की सक्रियता और मायावती का बढ़ता असर बीजेपी को भी आने वाले दिनों में परेशान करेगा या कर सकता है। हमारी नज़र इन तमाम राजनीतिक घटनाओं पर लगातार बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।